कल की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की अमृता शेरके और रविन्द्रनाथ टैगोर की कला के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे जामिनी राय की कला को लेकर, ठीक, जामिनी राय की कला के संबंध में। तो चूँकि आप लोग को पता ही होगा, जामिनी राय एक लोक कलाकार और आधुनिक कलाकार के रूप में भारतीय कला इतिहास में प्रसिद्ध रहे, जाने जाते हैं। तो क्या आप लोग उनके संबंध में कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं? हम बचपन से ही मतलब वो जिस माहौल में रहे थे, वो वहाँ के ग्रामीण कुछ कालीघाट पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। शांति निकेतन में जब उनकी शिक्षा चल रही थी तो उसमें उन्होंने वॉश टेक्निक में भी काम किया, लेकिन वो उस समय भी वो अपनी जड़ को भूल नहीं पाए थे, जिसके चलते वो ये भी कहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। जिस तरीके से एक बच्चा होता है, उसका मन ज़्यादा चंचल होता है, तो वो बच्चों के आर्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और उसी का जो प्रभाव हमें उनकी चित्रकला में भी दिखता है। आप वही है कि मतलब वो फोक आर्ट को ज़्यादा महत्व देते थे। बस जामिनी राय जी जो थे वो लोक कला और जो यहाँ का परिवेश था उसको ज़्यादा अत्यधिक महत्व देते थे, और वो चाहते थे कि उनकी जो कला है उसमें इसका प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है। अत्यधिक देखने को मिलता है। आप बताएं। इनकी कलाकृति से, अभिव्यक्ति से इनको पिकासो की भी उपाधि दी है। रविन्द्रनाथ टैगोर और इनको पिकासो की उपाधि जैसी कोई बात तो नहीं है। पिकासो की तुलना जय महिवासी से की गई। भारत के पिकासो ऑफ इंडिया, इस तरीके से जय महिवासी के लिए कहा गया मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट प्रोडक्टिव। और मैम एम.एफ. हुसैन को भी पिकासो। हाँ, मैम शैली की बात करें तो गगनेन्द्र नाथ वो भी तो है। मैंने किसका नाम? गगनेन्द्र टैगोर भी तो है। गगनेन्द्र टैगोर आपने एलवासी का आपने जय महिवासी का लिया। जय महिवासी का नहीं, एम.एफ. हुसैन की बात। एम.एफ. हुसैन है, जय महिवासी, एम.एफ. हुसैन, गगनेन्द्र टैगोर हैं, और ये आपके एम.एफ. हुसैन है। इनकी जो कला है, इन पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का जैसे मतलब वो घटवादी प्रभाव है। एक तो एम.एफ. हुसैन की एक प्रदर्शनी भी लगी थी उनके साथ, पिकासो के साथ, इसलिए भी उनको भारत का पिकासो कहा गया था। की बुक है बिना किसी तथ्य के और प्रूफ के आप ये कंपटीशन की तैयारी वाली जो किताबें होती हैं, ये विदाउट रेफरेंसेस आपको ये प्रोवाइड करती हैं। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर बना देते हैं बस। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप उसको विदाउट फैक्ट, वो तो दे दिए, उन्हें पब्लिश कर दिया, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। कहीं से वो इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि मैंने इसको कहाँ से लिया। ये किसी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को आप कोट कर लें तो उसको हम सही नहीं मानेंगे। जैसे कि ये राइटर हैं गोस्वामी, इन्होंने अगर ये यहाँ पे ये प्रश्न दिया है, पेपर में आया रहा होगा, तो इन्होंने ये प्रश्न दिया, ये कहीं ना कहीं बुक से तो लिया ही गया होगा ना। नहीं, ये लोग देखिए कई बार जो ये लोग इस आधार पे देते हैं मैम कि जैसे साक्षात्कार के आधार पर भी कर लेते हैं। नहीं मैम, जैसे इस साल जो क्वेश्चन पेपर आया, फिर उसकी आंसर की आई, तो ये लोग उसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को और आंसर की में जो आंसर बताए जाते हैं ऑफिशियल में, वो आंसर ऐसे ये लोग तैयार कर देते हैं अक्सर गलत पिछले कई सालों का। इसीलिए मैम कुछ प्रश्न ऐसे ही जो है ना, मतलब मेरे तो बात ये है ना कि जो आयोग होते हैं वो भी कभी वो क्वेश्चन सही कराते हैं, कभी वो कराते हैं, इसलिए कई बार केस फाइल कर देते हैं ना जो स्टूडेंट्स कलाकार की हैं, वजह जो से। प्रश्नों की जो तैयारी करते हैं, बुक गाइड टेक्स्ट बुक से तो करते हैं, और हमारे को देखिए आपको हम अपनी तरफ से ये सजेस्ट करेंगे, हमेशा कोई एक मानक बुक आप पढ़ा करिए। वो हो सकता है तथ्य थोड़ा कम देंगे आपको, लेकिन गलत नहीं देंगे। ये ऑथेंटिक राइटर्स हैं जो मतलब जैसे आर्य जैसे अग्रवाल है, इनकी किताब है, ये खुद रेफरेंस के साथ इन्होंने किताब लिखी है, ठीक, आर्य अग्रवाल की, तो रेफरेंसेस है इनके पास, यानी कि इन रेफरेंसेस के आधार पे ये अपनी बात कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह की किताब ही आप पढ़ा करिए, ये नहीं कि आप कंपटीशन की तैयारी वाली, वो सिर्फ इतने के लिए है कि आपको जानकारी हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं।
लेकिन पढ़ाई आपकी अपनी होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पाले की मूर्ति कला की बुक है वो वास्तविक शरण अग्रवाल की हाँ। भारतीय कला, तो मैडम वो जो भारतीय कला है ना वो हमें और सबसे भैया बेस्ट लगी। इसमें ना चलिए हम लोग बहुत फिर सारे अपने विषय क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बहुत सारे गलत हैं। मैं तो हाँ, इसको पढ़ता ही नहीं इसमें मैंने एक बार पढ़ा था। तो ये है कि जामिनी राय पश्चिम बंगाल में एक ऐसे कलाकार थे जो वहाँ के स्थानीय स्तर पे जो लोक कलाकार थे, जो लोक कलाएं थीं और मृण मूर्तियाँ थीं, हस्तशिल्प थे, इन सब चीज़ों का उन्होंने चूँकि बचपन से वो ग्रामीण परिवेश से आए थे तो उस माहौल का उनके व्यक्तित्व पर, उनकी कला पर और उनके मानस पटल पर अमिट छाप रही। तो जैसा कि उस समय लगभग सबके साथ होता है, हमारे आपके साथ भी होता है, हम लोग कला शिक्षा लेने के लिए किसी न किसी कॉलेज में एनरोल्ड होते हैं, ठीक। फिर वहाँ की जो पढ़ने पढ़ाने की विधा होती है उसमें ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं आर्ट की। तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता से एजुकेशन लिया, ठीक, शिक्षा उनकी वहाँ पर हुई और वो अनिलनाथ टैगोर के शिष्य थे। तो वहाँ की जो वेस्टर्न टेक्निक सिखाई जाती थी, प्रकृतिवादी, नैसर्गिकतावादी या फिर यथार्थवादी कहिए आप, वो तकनीक सिखाई जाती थी। वो सारी तकनीकों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर जब ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था और जो बंगाल स्कूल का मूवमेंट था, इन सब का उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। अब यहीं पर इनके कुछ एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्लाइड्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें शुरुआती दौर पे उन्होंने कई ऐसे चित्र बनाए जो कि वेस्टर्न स्टाइल को डिनोट करता है। और उस समय के चाहे बंगाल के कलाकार हों चाहे आपके महाराष्ट्र के कलाकार हों, उन लोगों का ये था कि लिवलीहुड के लिए उन्हें कुछ ऐसा काम करना पड़ता था, तो वो पोर्ट्रेट बनाने की कमीशन लेते थे और वो उनकी रियलिस्टिक स्टाइल होती थी। ये एक उनका वर्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिख रहा है? पैचेस सा लग रहा है। हाँ, ये पैच वर्क में काम किया है इन्होंने, जिस भी आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस होकर काम किया। हाँ, अभी वैजनाबाद का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। तो ये कुछ ये वर्क है, आपको उन्होंने स्टूडेंट टाइम में जिस तरीके से वो लैंडस्केप स्टडी करते थे, ये उस विधा में उनका काम है। इसके बाद आप ये लैंडस्केप वर्क भी देखिए, पूरी तरीके से जो प्रभाववादी कला शैली है और उसी स्टाइल में उन्होंने ये लैंडस्केप बनाया है। जाहिर सी बात है, ये कलकत्ता का ही सीन होगा, वहाँ की नदी का, नाव भी इंजन्स हैं, इस तरीके के नाव इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद ये द संथाल पेंटिंग, इसमें उन्होंने जो विषय चुना, अपने आसपास के विषयों को ही चुना, जहाँ पर वो रहते थे, जिस माहौल में वो रहते थे, ऐसे ही विषय को उन्होंने चुना अपनी कला के लिए। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत वॉश टेक्निक का इम्प्रेशन दिख रहा है। तो चूंकि वो अनिलनाथ टैगोर के शिष्य थे, तो वो प्रभाव होना लाजमी सी बात है। यहाँ पर एक कोटेशन है, फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स रॉयस वर्क represented scenes from the village life reflecting the innocence of and romanticism in the natural environment। ठीक, वो जो वहाँ की विलेज लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क के थ्रू, और इनोसेंस ऑफ एंड रोमांटिसिज्म ऑफ रूरल एनवायरनमेंट, यानी जो ग्रामीण वातावरण होता है जिस तरीके का, वहाँ का जो एक बहुत ही रूमानी सा एक वातावरण होता है, सुबह का दृश्य आप शहरों के बजाय ग्रामीणों में देखेंगे कितना खूबसूरत होता है। तो वो उनकी मेमोरी में कहीं ना कहीं हमेशा इन्वॉल्व रहा और उस चीज़ को इन्होंने इस वर्क के थ्रू रिप्रेजेंट किया है।
और उनके दैनिक जीवन जो होते हैं, स्नान करना या घर के कोई काम करना, नदी में गए मछली पकड़ रहे हैं, इस तरीके के दृश्यों को और रेगुलर लाइफ जो उनकी होती थी उसको ही उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है। इसके बाद सिंथाल वुमेन का एक और आपको वर्क दिखेगा, ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें नदी में जैसे स्त्रियां काम वाम करने के बाद जाती हैं, हाथ पैर धोने का भी काम वो नदी के पास ही जाके करती हैं, तो उस तरीके के एक मोमेंट को इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है। आप रंगों का एक सॉफ्टनेस देखिए। और हाँ, एक चीज़ और मैंने जो नोटिस की है इनके वर्क में, बहुत सारे आर्टिस्ट जब वर्क करते हैं तो बैकग्राउंड को भी उतना ही महत्व देते हैं, ठीक, और बैकग्राउंड में एलिमेंट्स होते हैं। इनकी लगभग जो वर्क है उसमें बैकग्राउंड में बहुत वर्क नहीं किया गया है, हालांकि सॉफ्ट टोन और ये सब चीज़ें की गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको रियलिस्टिक जो वर्क है उसका आपको यहाँ पर प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि नदी में जब महिला खड़ी है तो उसकी परछाई भी दिखाई है, जो कि एक रियलिस्टिक आर्ट का एक मेन वो है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। और भी इनके कुछ वर्क्स हैं। वही पैचेस वर्क का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। हाँ, पैचवर्क ये शुरुआती दौर के जब वो कॉलेज में एज अ स्टूडेंट रहे होंगे या उसी के आसपास 1920 के आसपास की उनकी ये वर्क्स हैं, ठीक। टेक्निक्स में भी वर्क हो रहा है। ये काफ़ी बाद में उन्होंने बनाया, मैं शुरुआती दौर के वर्क्स दिखा रही हूँ आपको, ठीक। वैसा ही वर्क आज मैंने कुमुद वाला मैम के उसमें भी देखा था। अच्छा, जो लाइन्स का जो विशेष प्रभाव है ना, ब्लैक कलर के लाइन्स का, ये है एक वर्क मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड विषय पर उन्होंने कई पेंटिंग्स बनाए, ठीक। और ये है जो कि बंगाल स्कूल के इन्फ्लुएंस में बनाया गया है। और जो दूसरा वर्क है ये उनकी जो निजी शैली उन्होंने खुद डेवलप करी, उस शैली में बनाया है, ठीक। तो यहाँ कुछ 2-4 लाइनें हैं फैक्ट्स के तौर पे, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जामिनी राय, लोक कलाकार, इनकी बर्थ है 11 अप्रैल 1887, 11 अप्रैल 1887, 1880, हाँ सही है, बांकुड़ा जिला, पश्चिम बंगाल, डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा, बांकुड़ा जिला, पश्चिम बंगाल। डेथ इनकी 24 अप्रैल 1972। इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला। अवार्ड्स नोट कर लीजिए, अवार्ड्स में और भी हैं। 18th है ना, 24 अप्रैल 1972। एजुकेशन इनकी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता से हुई। और जो अवार्ड्स मिले, पहला तो पद्म भूषण अवार्ड 1955 में, और वॉइस रॉय का स्वर्ण पदक भी मिला इन्हें, वॉइस रॉय का स्वर्ण पदक 1935, 1935। ठीक, जेएमडी है या एमडी रहा है? जामिनी नीको तो एमडी रहा बोला जाता है, बोल देते हैं इनको, क्योंकि यूपी और पश्चिम बंगाल की भाषा में प्रोनाउंसिएशन में अंतर है ना, तो उस वजह से। लेकिन जैसे आप जामिनी ही है। सही शब्द प्रोनाउंस करेंगे तो अवनिंद्र नाथ बोलेंगे, अवनिंद्र नाथ है। लेकिन आप कहीं भी इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड उनका पाएंगे तो अवनिंद्र नाथ होगा, ठीक। अब यहाँ अपने तो जो सृष्टि होता है वहाँ सृष्टि बोलते हैं। हाँ, उनको और भी कुछ सम्मान मिले थे। सन 1934 में उन्हें मदर हेल्पिंग द चाइल्ड टू क्रॉस अ पूल, मदर हेल्पिंग द चाइल्ड टू क्रॉस अ पूल चित्र के लिए वॉइसरॉय पदक मिला था, जो अभी हमने आपको बताया है, ठीक। और किसके मिला था?
ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक, 1955 में उन्हें ललित कला अकादमी का पहला फेलो बनाया गया। 1955 में ललित कला अकादमी का फर्स्ट फेलो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांव में बचपन व्यतीत किया उन्होंने और उनके व्यक्तित्व पर और कला जीवन पर उनके ग्रामीण परिवेश का पूरा असर था। ठीक, संथाल जनजाति की कला, काम करते ग्रामीण हस्तशिल्पी, प्राचीन अल्पना बनाने की विधि जिसमें कि चावल की लेई का इस्तेमाल किया जाता है, चावल को भिगो के पीस के, जो कि बंगाल के क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसका भी असर आप उनके वर्क्स पे देखते हैं। पटुआ कला की सौंदर्यात्मक विशेषताओं को उन्होंने अपनी कला के प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया। उन्नीस 1903 में 16 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लिया उन्होंने। उस समय वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वे पर्सी ब्राउन थे और प्रधानमंत्री कहाँ है, प्रधानाचार्य नहीं पूरी ना होने का सर। ठीक, उप प्रधानाचार्य अमीरनाथ टैगोर थे। उन्होंने अपनी कला यात्रा प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण से शुरुआत की और 1908 में उन्होंने डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करी। ठीक, आर्ट कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें जल्दी ये महसूस हुआ कि जो पाश्चात्य तकनीक का जो शिक्षा है वो उनके लिए उतनी सूटेबल नहीं है। ठीक, उन्हें कई बार होता है कलाकार अपनी प्रेरणा के लिए विषय चुनता है, कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं। जब तक आपको एक प्रेरणा नहीं मिलती, इंस्पिरेशन का एक विषय नहीं मिलता, तब तक आप उसमें जुट के काम नहीं कर पाते, है ना। तो जैसे कि अभी हमने कल डिस्कस किया था कि अमृता शेरगिल, एजुकेशन उनकी वेस्टर्न कंट्री में हुई, यूरोप में किया उन्होंने, लेकिन जब वो भारत में वापस आती हैं तो उनको यहाँ पर विषय मिलते हैं कि ये परिवेश मेरे लिए बिल्कुल सही है जिसमें मुझे अपनी कला को सृजन के क्षेत्र के में सक्रिय रहने के लिए विषयों की कमी नहीं है ना। तो वैसे ही इनको भी ये महसूस होने लगा जो वेस्टर्न टेक्निक है उसमें उनको इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रहा है जिससे वो खुद को जोड़ सकें और एक के बाद एक, जैसा होता है कृतियाँ बनाने, एक काम किया फिर दूसरे वर्क के लिए इंस्पिरेशन मिले, एक वर्क किया फिर दूसरे के लिए, तो ये जो चीज़ होती है उसकी कमी उनको महसूस होने लगी, जिसके लिए, और चूंकि उस समय माहौल भी ऐसा चल रहा था, उस समय परिवेश भी ऐसा चल रहा था बंगाल में कि नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था, बंगाल स्कूल भी अपने शुरुआती दौर में था और अमीरनाथ टैगोर अपने शिष्यों को भारतीय पद्धति में आ गया होगा। अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलो बराबर होगा। अच्छा लगा रही
धर्मपाल जी बहुत देर से ध्यान दिए, पहले ही ध्यान देना चाहिए था आपको। देवेंद्र पाल। पाल स्कूल। हाँ, तो उस इंस्पिरेशन के लिए और जो उनका तत्कालीन परिवेश चल रहा था उससे भी वो प्रभावित होते हुए उन्हें लगा कि मुझे अपने प्रेरणा के लिए अपने परिवेश को ही चुनना चाहिए, जो कि उनका मन मस्तिष्क पे जैसा बचपन का दृश्य उनके गांव में उन्होंने जिया होगा बचपन का समय, वो हमेशा किसी न किसी के मस्तिष्क में रहता है, हम लोगों के मस्तिष्क पे रहता है, तो उसको उन्होंने चुना। चूँकि एक गांव के माहौल में जब वो बचपन बिताए थे तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि वहाँ के जो लोक कलाकार होते थे, जैसे कुम्हार के घर में बच्चे चले गए तो वो जिस तरीके से कलाकृतियाँ बना रहे हैं, चीज़ों को मिट्टी से गढ़ रहे हैं, और जो वहाँ के लोक कलाकार हैं वो मिट्टी से मूर्तियाँ बना रहे हैं, हस्तशिल्पी हैं वो कितनी प्रकार के कुटीर उद्योग होते हैं, बेत से डलिया बन रही है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं हस्तशिल्प की चीज़ें, उसको उन्होंने वहाँ पर बचपन में देखा और बहुत ही ध्यान से देखा। घर में महिलाएं चावल भिगो के पीस के जब भी मांगलिक कार्य होते हैं घरों में तो उससे अल्पना बनाती हैं, और मिट्टी पे खूब लिपी हुई अच्छी ज़मीन जब तैयार हो जाती है और सफ़ेद चावल से जब आप अल्पना बनाइए तो उसकी सुंदरता ही कुछ और होती है। ये आप देखे होंगे, भींगी भींगी मिट्टी हो और उस पर जब वो सूखता जाता है तो वो एकदम चटकीला सफ़ेद बनता है। और आप देखेंगे कि जो बाद में उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं अपनी 1940 और 30 के दशक में, तो उसमें जो बोल्ड लाइन उन्होंने इस्तेमाल की है, तो वाइट से उन्होंने बोल्ड स्केच किए हैं और उसके आसपास जो उन्होंने गेरू रंग का और काले जो काजल से उन्होंने काले रंग बनाते थे वो उसका इस्तेमाल किए हैं। तो उसकी एकदम जो भारतीयता का प्रभाव है वो एकदम चटक रंगों के साथ आता है, वो दिखाई भी देता है। तो ये उनको लगा कि इंस्पिरेशन हमें अपने परिवेश से ही लेना चाहिए, तो उन्होंने पाश्चात्य तकनीक को, पाश्चात्य परंपरा में काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया अपनी निजी शैली विकसित करने के प्रयोगों के दौरान। ठीक, धीरे धीरे उसे छोड़ते गए। फिर लेकिन इसी के साथ वो पोर्ट्रेट का वर्क करते रहते थे। ठीक, प्रेरणा के लिए वे उनके आसपास जितने भी जीवित लोक कलाएं थीं उसको ग्रहण किया उन्होंने। जो आदिवासी थे जैसे कि संथाल जनजाति थी, उनकी जीवन शैली को और उनकी जो कला होती थी, संथालों की जो कला, उसको भी ठीक अध्ययन किया। कालीघाट में जो कालीघाट चित्रकार थे उनसे भी प्रेरणा ग्रहण किया, और जो लोकल पटुआ चित्रकार थे उससे भी वे प्रभावित रहते थे। उन्नीस 1920 के दशक के दौरान उन्होंने कला की स्वतंत्र और निजी शैली विकसित करने के लिए प्रयोग करने प्रारंभ किए। परंपरागत और स्थानीय स्रोतों लेखन शैली, ठीक है, परंपरागत और स्थानीय स्रोत जो उनका निवास स्थान था या जहाँ के वो रहने वाले, जैसे बांकुरा जिला के रहने वाले थे, तो वहाँ के आसपास के लेखन शैली यानी आलेखन जो ज़मीन पे बनाई जाती है उस शैली को, पक्की मिट्टी से बने मंदिरों की कला, लोक कला की वस्तुओं को, शिल्पकारों से और जो शिल्पकार होते थे उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। 1920 के बाद के वर्षों में उन्होंने खुशनुमा जो ग्रामीण माहौल है उसे और ग्रामीण वातावरण और जो ग्रामीण जीवन के लोगों के जो भोले भाले लोगों के इनोसेंट लाइफ जो होती है उसको उन्होंने चित्रों में दिखाने का प्रयास करता है, और उस समय के बने चित्रों में इसकी झलक हमें दिखती है। रंग बनाने की उनकी अपनी एक विधा थी, वो कभी भी मार्केट से खरीद के रंगों का प्रयोग अपने चित्रों के लिए नहीं किए। वे घर पर ही रंग बनाते थे और अपनी विधि से तैयार करते थे।
लाल रंग के लिए वो उन्होंने गेरू रंग का प्रयोग किया है, जैसा कि आपने सभी चित्रों में देखा होगा। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए थे। नहीं, गेरू रंग का प्रयोग किया है, ठीक, क्योंकि वो मार्केट से रंग नहीं लेंगे तो चटक रंग लाल रंग कहाँ से उन्हें मिलेंगे। दिखाती हूँ मैं, जैसे कि ये चित्र है, ठीक। नृत्य करती कुछ स्त्रियों के 3 स्त्रियों की आकृति यहाँ दिखाई गई है, ठीक। लाल रंग के लिए गेरू, पीले रंग के लिए या तो पेवड़ी या तो रामरच, ठीक। नीले रंग के लिए नील का प्रयोग किया और सिंदूरी रंग के लिए सिंदूर का इस्तेमाल किए। हरा रंग स्थानीय पहाड़ियों के जो वो मिलते हैं वहाँ से उन्होंने उसको इकट्ठा किया। धूसर रंग के लिए जलोढ़ मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, ठीक। और काला वो काजल खुद से बनाते थे। और इन सब को जो बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रंगों का, वो है इमली के बीजों से जो गोंद प्राप्त होते हैं, इमली के बीज से, उसका प्रयोग करते थे या अंडे की सफ़ेदी का प्रयोग करते थे। अंडे की सफ़ेदी का प्रयोग करना ये भारतीय पद्धति हालांकि नहीं है, लेकिन कई बार कलाकार एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ऐसे काम भी मतलब कि अंडे की जर्दी का प्रयोग करने से क्या फर्क आता है रंग में? देखो, अंडे की सफ़ेदी जब टेम्परा टेक्निक में हम काम करते हैं तो हमारे पास जितने पाउडर के फॉर्म में रंग होते हैं, ठीक, वो ना केक के फॉर्म में होंगे ना लिक्विड फॉर्म में होंगे, वो पाउडर के फॉर्म में होंगे। और मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी थी, उसमें इस तरह से था। और अंडे को एकदम ताज़ा अंडा आपने तुरंत उसे फोड़ा, सूखने का समय नहीं देना है, फोड़े, आप पाउडर का रंग इस्तेमाल करते हैं और तुरंत उसकी जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है उसमें से, उसमें उसको मिलाया और आप पेंट करते हैं, ठीक। तो जब पेंट करते हैं तब तो वो गीला होता है, लेकिन जैसे ही वो सूखता है वो एक शीशे की तरह हार्डनेस उसमें आती है, चमक भी होती है और वो बाइंडर का काम भी किया और वो ये इफ़ेक्ट आता है, ठीक। हाँ, देखिएगा बिल्कुल। अर्थ कलर रखा है आपने? अर्थ कलर रखा है? अच्छा, काजल तो मिल ही जाएगा आपको। हाँ, खड़िया, गेरू तो मिल ही जाएंगे, नील भी मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। गोला में वो क्या करता है, 10 रुपए वाले जो रंग आते हैं बच्चों वाले, ये लेके उसमें अंडे की जर्दी मिला लेता है। हाँ, तो वो पाउडर कलर है, उसको बहुत, हाँ, क्वालिटी भी चमक आ जाती है और बहुत अच्छे से काम करता है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है। लो कॉस्ट में उसने अच्छा काम कर लिया, ठीक। तो ये उनका बनाने का तरीका था। तरीका तो आप लोग को मालूम ही होगा कि टेम्परा कलर में कैसे, टेम्परा टेक्निक में कैसे काम किया जाता है। कभी कोशिश की आप लोगों ने बनाने की? टेम्परा क्या, कोई भी इंडियन टेक्निक में कभी काम किया है? आपने किया है? क्या किया? फोक बनते हैं ना, फोक आर्ट के, हाँ, हमारे वो बड़े बड़े से हाँ हाँ। अच्छा, लखीमपुर की तरफ फोक आर्ट काफ़ी बच्चे बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या पर्टिकुलर कोई फोक आर्ट है इसको लेके? एक तो अभी भी वहाँ मतलब मेनली गाँव का एरिया है लखीमपुर, और जो शहर भी है वो छोटे शहर है, तो वहाँ करवा चौथ और हाल छठ वगैरह जो भी घरों में, तो बच्चों की फॉर्म देखने की आदत है, लाइन वर्क प्लस है उनका, तो वो फोक में इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, यहाँ भी हमारे यहाँ कई बच्चे आते हैं तो इस टेक्निक में बहुत अच्छा काम करते हैं। और उन्हें हम अगर ये बनाने को दे दे तो वो ड्राइंग करने में उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन जब वो काम करने को कह दो तो वो पूरा कैनवस भर देते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल पेन जैसी महीन लाइनों पे काम कर लेते हैं, और उसमें रंग भी की पहली बेस परत मोटी लगती है टेम्परा में, तो वो अच्छा हो जाता है, वही किया। चलो बढ़िया। तो आप लोग क्या खुद से रंग बनाते हो या ट्यूब कलर यूज़ करते हो? पोस्टर कलर। तो फोक में काम तो करते हो, लेकिन टेक्निक आप लोग जो है हमारी वो यही कलर्स होती हैं, खुद से कलर बनाने की टेक्निक वहाँ पर नहीं है, जबकि होनी चाहिए। अगर आप राजस्थान की तरफ देखोगे, उधर के जो लोग कलाकार हैं वो अर्थ कलर से खुद कलर बनाते हैं।
जो रंग बनाने का तरीका है, मैंने जो सीखा है, देखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो अर्थ कलर है, मान लीजिए पीला है या सिंदूरी रंग है आपके पास, आपने उसे रात भर पानी में भिगो के रख दिया और फिर उसके बाद और जितना चला सकते हो आप, समय निर्धारित कर लीजिए और आप उसको खूब घोलिए, उंगली से काफ़ी देर तक घोलते हैं। तो घोलने से ये होता है कि जो कण हैं उसके, वो पानी को उतने ही एब्जॉर्ब करते जाते हैं, ठीक। और वो जितने हल्के कण होंगे वो पानी में घुल जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जम जाएंगे। फिर उसे रख दिया जाता है, रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह उस पानी को छान लीजिए जो ऊपर तैर रहा है, वो एकदम प्योर कलर है। अगर उसके बाद भी महसूस हो कि अभी और इसको करने की ज़रूरत है तो एक दिन और वही प्रोसेस करेंगे, खूब घोलेंगे और उसे छोड़ देंगे और पानी को निथार लेंगे, ठीक। उसके बाद या तो बबूल का गोंद या तो इसमें भी बताया है इमली के बीजों का गोंद, ये गोंद का पानी बॉयल किया हुआ उसमें ऐड किया जाता है। फिर वही घोलने वाली प्रक्रिया की जाती है, उंगली से या जिस भी चीज़ से बाउल में उसको काफ़ी देर तक घोलते हैं। घोलते 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 वो इतना पक्का हो जाता है और हमें पता तब चलता है कि ये रंग तैयार हो गया है या नहीं, जब हम उसे ब्रश से कागज़ पर लगाते हैं और हाथ से यूँ करेंगे, ठीक। उस पर हाथ जब फेरते हैं तो वो रंग छूटता नहीं है। जब तक छूटने वाली प्रक्रिया चल रही है समझिए अभी रंग तैयार नहीं है, और जब वो छूटने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, बिल्कुल नहीं छूटता है, तो रंग तैयार है। ये उसका तरीका है। मैम ये लगाने की कितनी देर बाद सूखता है, या अगर डिब्बी में तुरंत सूख जाएगा, जैसे रंग सूखते हैं। डिब्बी में लगा रखा है बंद, तो अगर हवा लगेगी तो डिब्बे में भी सूख जाएगा? हाँ सूख जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप फिर पानी मिलाओगे उसमें, पानी मिलाओगे फिर वो काम करो। उसमें बाइंडर तो है ही, बाइंडर उस पानी के साथ या आपके कलर के साथ कितना, हाँ कोई ज़रूरी नहीं, हमने तो ठंडा इस्तेमाल किया है। नॉर्मल वाटर यूज़ कीजिए, अब कहीं गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ उसके बाद भी अगर आपको लगे तो आप फिर और गोंद मिला सकते हो, लेकिन जितना गोंद मिलाते जाओगे फिर वो हार्डनेस आएगी, उतना गोंद नहीं मिलाना है। एक्चुअली गोंद आखिर की प्रक्रिया है, सबसे लास्ट में, जब हम खूब घोलने वाला काम कर चुके हैं, यानी रंग पानी के जो हल्के रंग है कण हैं वो पानी के साथ खूब अच्छे से घुल चुके हों। जब घुल चुके होते हैं उसके बाद आप जब गोंद मिलाते हो सिर्फ इतने के लिए कि वो कागज़ पर छूटे नहीं, ठीक। तो उसको हम लगा के देखते हैं, जब वो छूटना बंद हो जाता है फिर आपका रंग तैयार है। आप उसे अब अलग बर्तन में रख दीजिए, वो सूख भी जाएंगे, फिर पानी ऐड कीजिए, फिर काम कीजिए, फिर पानी ऐड कीजिए, फिर ये उनका तरीका है। बनता है कभी कभी कपड़ों पर, कागज़ पर भी बनता है। कागज़ भी तैयार करने की जो भारतीय पद्धति है, जो पतले कागज़ आते हैं, वसली तैयार की जाती है खुद से। जो इंडियन जो कागज़ बनाने का तरीका है घर पे, वो उसको वसली कहते हैं। तो कई कागज़ों को परत दर परत जब चिपकाते हैं तो वो वसली तैयार होती है, काफ़ी मोटी, और आराम से रख के आप उस पर काम कर सकते। एकदम दफ्ती जैसा नहीं, लेकिन हाँ हार्ड हो जाता है, टिकाऊपन उसमें आ जाता है। ये जो आपने बताया कलर बनाने की टेक्निक, इसमें जो गोंद जो काम करता है वही काम अंडे की जल्दी भी करती है? बाइंडर का ही तो काम करती है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में अंतर है। जब हम गोंद इस्तेमाल कर रहे हैं इमली का या बबूल का, तो वो अलग से आपको चमक वाली चीज़ नहीं आएगी रंग जब लगाओगे, अंडे वाले में आती है, ठीक। हाँ इस चमक के लिए फिर वो आखिर में जब पूरी पेंटिंग बन जाती है, आपने सुना होगा अकीक पत्थर से फिर उसकी घुटाई की जाती है, पढ़ा होगा आपने मिनिएचर आर्ट में। वो कस के चिपक जाता है उस पर, तो वो फिर घुटाई कर रही है, वो चमक गया। और घुटाई करने का तरीका सामने से नहीं होता है। ये हमारी पेंटिंग हमने इस पे बनाई, जिस तरफ पेंटिंग बनी है उसको पलट दीजिए और पीछे से घुटाई करते हैं, फिर वो चमक आता है, फिर वो काफ़ी दिन तक टिकने वाली पेंटिंग हो जाती है। ये नाथद्वारा शैली जो है उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक आर्टिस्ट हैं जयशंकर प्रसाद, हाँ नहीं वो दूसरे होंगे, दो नाम के। कहाँ? जयशंकर प्रसाद वो कवि है ना? नहीं जयशंकर प्रसाद मिश्र। जयशंकर प्रसाद मिश्र, हाँ जयशंकर गुरुजी भी उनको हम लोग कहते हैं। ये मिर्ज़ापुर में रहते हैं, अरौरा गांव में, ठीक। तो वो अभी भी वृद्ध हैं काफ़ी, अभी भी उसी तकनीक में काम कर रहे हैं जो भारतीय तकनीक है। वो जय महिवासी के शिष्य भी रह चुके हैं, यानी वो जो बॉम्बे रिवाइवल वाला मूवमेंट है उसके अगर जीवित लोगों में है वो,
तो उनका नाम लिया जा सकता है मिर्जापुर के बाद कहाँ? ना। मिर्ज़ापुर में अहरौरा गांव है। तो ये तरीका है कि रंग कलाकार खुद घर पे बनाता है। इसके अलावा जो इसी टेम्परा टेक्निक को उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया, जामिनी राय ने। कैनवस वो घर पे खुद तैयार करते थे, यानी चित्रण करने के लिए जो धरातल है वो खुद तैयार करते थे। घर पर धागे से तैयार कपड़े पर जलोढ़ मिट्टी लगाते थे, यानी जो कैनवस पे हमें प्राइमिंग करके मिलता है वाइट, उसकी जगह वो जलोढ़ मिट्टी इस्तेमाल करते थे, जो आसपास के गांव में आपको मिट्टी मिल जाती है। और उसके साथ में गोबर भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, जलोढ़ मिट्टी और गोबर का घोल तैयार करके वो उस पे सरफेस पे लगाते थे, पोत तैयार करते थे और फिर उसको एक कैनवस के रूप में यूज़ करते थे और रंग वो खुद बनाते थे। ठीक, अच्छा, एक और नोटिस करने वाली बात ये है कि जामिनी राय ने कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं है कि कौन बड़ा कलाकार है कौन छोटा कलाकार है। वो आसपास के रहने वाले जो सामान्य जनजीवन नहीं, सामान्य जो आर्टिस्ट थे, कॉमन आर्टिस्ट जिन बहुत फेमस नहीं है, जो बहुत प्रसिद्धि नहीं पाए हैं, वैसे लोगों के पास जाकर, जो बाजारू भी कहे जाते थे, जैसे कालीघाट चित्रकार बाजारू कहे जाते थे, ठीक, उनके पास जाकर वो बैठकर काम सीखते थे। ठीक, उनकी चित्र शैली अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरी, जैसा कि हम जब वो विद्यार्थी थे और कला के शुरुआती दौर में उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक में काम किया, आपने अभी एग्जाम्पल भी देखा, और फिर धीरे धीरे जब वो निजी शैली के विकास में थे तो उस दौरान भी उनके कला शैलियों में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है, विषय के आधार पर और टेक्निक के आधार पर भी। अच्छा, त्रिआयामी से जब वो द्विआयामी रूप सृजन करते थे तो एक ही चित्र को या एक ही रेखा चित्र को वो बार बार बनाते थे। उनको बार बार ड्रॉ करते थे ताकि उसमें वो परफेक्टनेस आ सके। ठीक, उन्होंने 1929 से 1931 के बीच अपनी निजी शैली का विकास किया। निजी शैली का विकास किया। इस दौरान संथाल जनजीवन, बंगाली महिलाओं के घरेलू जीवन के दृश्य मुख्य रूप से बनाए। बंगाली महिलाओं के घरेलू जीवन, ठीक, वे रंगों में अधिक से अधिक मौलिकता लाने के लिए संघर्षरत थे। मतलब रंग को लेकर वो काफ़ी कॉन्शियस थे और वो चाहते थे कि अपनी निजी शैली के दौरान रंगों में भी उनका अपना निजी प्रभाव बना रहे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रंग है, बैकग्राउंड में गेरू रंग का इस्तेमाल है और यहाँ महिला जो वस्त्र पहनी है इसके सिंदूरी रंग है, लेकिन प्योर सिंदूरी भी नहीं है। तो यानी कहीं ना कहीं इन्होंने कई रंगों का उस मतलब जो देशज रंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी वो एक्सपेरिमेंट्स लगातार कर रहे हैं रंगों को लेकर भी। ये नील भी आपको एकदम पूरी तरीके से शुद्ध नीला रंग भी नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, तो क्रिश्चियन
अब जैसे ये देखिए संथाल डांसर्स, संथाल नृत्य करते हुए एक नृत्यकारों का इन्होंने समूह बनाया है इस चित्र में, और इसमें पुरुष और महिलाएं वाद्य यंत्रों के साथ आपको चित्रित किए हुए दिखाई गई हैं। इन्होंने रंगों के टोन्स में भी देखिए कितना अच्छा वो किया है। ये डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और गेरू रंग का इस्तेमाल है, लेकिन पीलेपन लिए हुए। बैकग्राउंड भी इन्होंने एकदम लाइट वाइट रख रखा है, प्लेन। इस तरीके से उन्होंने अच्छा रंगों पे वो एक्सपेरिमेंट्स किया है, और ये कोशिश की है कि रंग में भी वे अपना निजीपन ले सकें। जबकि आप कई बार देखते हैं कि कलाकार जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनके रंगों में वो सॉफ्टनेस नहीं होती है, हार्ड कलर इस्तेमाल करते हैं या चटक रंग सीधे सीधे इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कला शिक्षा का भी एक होता है कि जब एक आर्टिस्ट के तौर पे आप काम करते हो तो आपको रंगों का अलग ज्ञान होता है, कॉमन लोगों से आपका टेस्ट बदल जाता है, तो वो चीज़ हमें इसमें दिखने को मिलती है। और वाइट का इन्होंने कितना सुंदर इस्तेमाल किया है, कहीं आँख में चुभता भी नहीं है, और वो वर्क को एकदम इनकी कृतियों को एक अलग ही आयाम देता है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, हालांकि ये पूरी इमेज नहीं दिख रही है, जो भी फिगर्स इन्होंने ड्रॉ किए हैं, स्केचेस इनके जैसे हुए हैं, दिख रहा है आपको? तो उसमें आप देखेंगे एकदम रिजिडनेस नहीं है, लाइंस इनकी पूरी फ्लोइंग है, फ्लो करती हुई, और फॉर्म भी जो है, आकृतियां जो हैं वो भी मूवमेंट के साथ हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इनकी हम मानेंगे कि जब आप फोक आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हो और बॉडी मूवमेंट को वो उतनी ही सुंदरता से कैप्चर करते हैं। ठीक, उनकी शैली अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरी। त्रिआयामी से द्विआयामी रूप सृजन के लिए वे एक ही चित्र को बार बार बनाते हैं। ठीक, वे रंगों में अधिक से अधिक मौलिकता लाने के लिए संघर्ष दिखाई देते हैं। 1937 के बाद उन्होंने कई वर्षों के लिए ईसाई विषयों को चित्रित किया। 1937 के बाद या 1940 के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय और धार्मिक और पौराणिक विषयों, ग्रामीण विषयों के अतिरिक्त उन्होंने ऐसे विषय जो भारत से संबंध नहीं रखते हैं, ऐसे विषयों को भी चित्रित किया, लेकिन उनकी शैली निजी ही बनी रही। ठीक, और ये जो ईसाई विषयों को उन्होंने चित्रित किया, जैसे कि क्रूसिफिक्शन है या ईसा मसीह के अंतिम भोजन का दृश्य है, इसको उन्होंने भारतीय रंग और रेखाओं में परिवर्तित कर कर ही किया। फिर एक दौर आता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा आसपास पाए जाने वाले बिल्ली, मछली, पक्षी, इनके अंकन उन्होंने ज़्यादा किए। जैसे उनकी एक बहुत ही फेमस वर्क है, बिल्ली को मुंह में मछली दबाए हुए दिखाया गया है। दिखाती हूँ मैं आप लोग को। बर्ड्स एंड बीज। ठीक, ये घोड़े को बनाया गया है। जो काष्ठ शिल्प होते हैं, काष्ठ शिल्पकार जो लकड़ी के खिलौने या मिट्टी के खिलौने बनते थे, उनकी कला पर कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। वो लकड़ी के नक्काशी के काम और मिट्टी के खिलौने बनाने के काम भी करते थे। हालांकि उसका उदाहरण हमारे सामने इस समय प्रस्तुत नहीं है, लेकिन वे काम भी करते थे। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के गढ़नशीलता में गढ़ने की जो कला है, मूर्तियाँ और खिलौने कैसे गढ़े जाएं, उसमें उनको महारत हासिल थी। इसलिए उसकी ड्राइंग बनाने में भी उन्होंने झींगों को मुंह में दबाए बिल्ली का
ये चित्र आप देख सकते हैं किस तरीके से वाइट कलर को यूज़ किया गया है बिल्ली को अंकित करने के लिए, और बैकग्राउंड में ब्लू कलर इस्तेमाल किया गया है। भाई दूज में हाँ, ऐसे ही आंगन को लीप के फिर उस पर वही चावल को पीस के उसी से बनाई जाती है। उसमें ऐसे ही बिल्ली बनाती हैं दादी लोग जब बनाती थी ऐसे। और आप ये भी नोटिस कीजिए कि ये बिल्ली का जो चित्र है ये कितनी अटेंटिव फील हो रही है, मतलब पूरी तरीके से सचेत है ना। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्म बना दिया देखने में लगे कि बिल्ली है। मात्र इतना ही नहीं, उसके पोज एंड पोस्चर्स को भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कैप्चर किया है। स्पेस से बाहर निकलते हुए देखा। स्पेस से ईंट में पंख का क्या मतलब है? फट गया। ये देखिए आप ये मतलब निकाल सकते हैं, और ये जो ब्लैंक स्पेस यहाँ पर बनता है तो उस ब्लैंक स्पेस को यूज़ करने का या उसे ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। हाँ, स्पेस को कवर करने के लिए चित्र बनाया गया है। हाँ, ये उसके पेट, मुझे लगता है। हाँ, मुझे इनकी ये चीज़ अच्छी लग रही है कि इन्होंने जो कि स्पेस को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना। बिल्कुल रही होगी। अगर कलाकार यहाँ पर हमारे सामने मौजूद होता तो बेहतर उत्तर दे पाता। वो दे रखी होगी ना गूगल पे भी। नहीं, अभी तक तो नहीं है, इतनी डिटेल तो मेरे पास नहीं है। देखने लायक है कि उन्होंने इसके कान और पूंछ बॉर्डर से बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल दिया गया। और ऐसा लग रहा है कि सामने ही खड़ी है, वो सामने लग रही है, बिल्कुल उभार आ जाए। अगर इसके कान ही बॉर्डर के अंदर कर देते तो ये अटकी सी फ्रेम में लगती। हाँ, ये फ्रेम के अंदर बंद सी लगती। हाँ, ऐसे ही और ये बंद, हाँ, बाहर निकाल दो, 3D दिखाया गया है ना उसमें ये चीज, बॉर्डर से अलग निकाल, और बॉर्डर के अंदर होती है ये चीज है ना, तो ये कवर होती है। अच्छा, इन्होंने आउटलाइन के लिए जब जैसे कि बिल्ली का अंकन किया है इन्होंने तो सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया है, तो आउटलाइन के लिए इन्होंने ब्लैक कलर यूज़ किया है, ठीक। और जब ये और कलर का इस्तेमाल करते तो आप देखेंगे कि आउटलाइन के लिए उन्होंने वाइट का यूज़ किया है। और सिर्फ अकेला वाइट नहीं होता है, उसके साथ सपोर्टिव अलग एक और रंग का टोन चलता है जिससे वो, ग्रे कलर का भी प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, ये देखिए आपको प्रभाव नहीं सामने दिखाई देगा कि ब्लैक के साथ में एक ग्रे टोन भी रन कर रहा है, जिसको काउंटर लाइन भी कहा जाता है। ये एक महिला के हाथ में महिला या पुरुष की आकृति है, इसके चिड़िया के साथ में इस आकृति को दिखाया गया है। ये भी आप देखिए काफ़ी खूबसूरत काम है, और बिल्कुल ही अलग तरीके का इन्होंने, ये खिलौने जो होते हैं लकड़ी के खिलौने, उसका इस पर काफ़ी इम्प्रेशन दिखाई देता है। ये जो इस पोज को इस्तेमाल किया गया है, ये वाला जो पोज है, ये लकड़ी के खिलौनों में इस तरीके का ही कट आपको दिखाई देगा। कॉम्पोजिशन और स्पेस के साथ काफी प्ले किए। हाँ, ये भी उनका कोई एक स्केच है जिसमें बुल को उन्होंने, हाँ, लाइट बैकग्राउंड में एक डार्क कलर का बुल ड्रॉ कर रखा है। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। 3 स्त्रियों, हाँ, 3 पुजारियाँ पूजा करते हुए जाती हुई, तो ये या तो मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट है या तो कोई फोक टॉपिक है जिसको इन्होंने बनाया है। आप देखिए फेस के टोन जो हैं, 3 महिलाएं हैं, तीनों के अलग अलग टोन दिखाने की कोशिश की है जो चेहरे के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ऑर्नामेंट्स दिखाने के लिए इन्होंने सीधे चटक सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया है। और हाईलाइट भी। हाँ, अच्छा, ये जैसे 3D वर्क नहीं है, 2D वर्क है, उसके बावजूद भी आपको इफ़ेक्ट जो दिखाई देगा, जो डेफनेस का इफ़ेक्ट है, वो आपको पूरा दिखता है। सिर्फ और सिर्फ लाइंस का इस्तेमाल किया गया, कहीं शेडो का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आपको आकृतियों में गढ़नशीलता और गहराई इसकी पूरा आभास कराना रेखाओं से ही, ये कलाकार की एक अलग प्रकार की क्वालिटी आपको दिखेगी इसमें। किधर टोन से बताइए? यही तो बात है, यही तो कलाकार की दक्षता है। इन्होंने रंगों के फ्लैट रंग भी ऐसे लगाए हैं कि आपको डेप्थनेस में कोई कमी दिखाई नहीं देगी।
रंगों के टोन, जैसे कि डबल लाइन है, डबल लाइन जो है, दिस इज द स्किन कलर, फिर ब्राउन का टोन, फिर ब्लैक का टोन, अगेन ये साड़ी के जो बॉर्डर है इसके लिए इन्होंने लाइट कलर का यूज़ किया है, फिर इसके बाद ये डार्क टोन दिया है, फिर ब्लू दिया है, ब्लू के बाद फिर ब्राउन, फिर ब्लैक, और इस जगह पे उन्होंने जो ब्लैक का टोन दिया है अंदर के लिए, ये है इनकी डेप्थनेस में कोई कमी नहीं। और ब्रश की जो रिदम है, उसकी लय है, और उसमें स्ट्रोक्स फोर्सफुल है। ये भी इनका एक वर्क है। वो क्या होता है, क्या कुछ है ये, कोई इसमें मिथिक एक कहानी है, वो ऐसे वही इसमें दिखाई गई है। हाँ, मैंने भी इसको ढूंढने की और पढ़ने की कोशिश की, ऐसा कुछ मिला नहीं है। ये तो दिया है कि मैथोलॉजिकल टॉपिक है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। टाइम है ये, दिस इज द टाइटल है इस पेंटिंग का, क्वीन ऑन टाइगर, क्वीन ऑन टाइगर बाय जामिनी राय, हाँ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसके कलेक्शन में है ये। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट स्केच, ये 1930 के आसपास की है। डाइटे विद बाव, यानी धनुष के साथ किसी ईश्वर को इन्होंने दर्शाया है। ये भी कृष्ण लीला पर उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, यशोदा और कृष्ण को, ठीक, गाय से दूध निकालते हुए। आप इसमें भी देखेंगे लाल रंग है, हालांकि वो लाल रंग का सीधे कोई मार्केट से यूज़ तो करते नहीं थे, लेकिन लाल रंग कितना खूबसूरत बनाया है। और इसमें भी मैम देखिए, गाय में जो लाइट की पहले लाइनिंग करी है ब्लू से, फिर डार्क ब्लू से, काउंटर कलर उन्होंने काउंटर लाइन हमेशा इस्तेमाल करी, तो हर जगह से। डेप्थ आ गई है इनके चित्र, शेड आ गया। आप इस पेंटिंग पे हम लोग ऑफरिंग टू कृष्णा, यानी कृष्ण को, हाँ, दूध गोपियों के चित्र, ठीक, गोपिकाओं को चित्रित किया है इन्होंने। कृष्ण विद गोपीज, ये एक स्केच है, और कृष्ण विद अच्छा, आप ये देखिए कि ये वाला जो पैटर्न है ये आपको मिनिएचर आर्ट में दिखाई देगा, ठीक। मेवाड़ के जो चित्र है उसमें आपको ये पैटर्न दिखेगा कि दृश्य को बनाने के लिए बीच में एक लाइन बना के नीचे का सीन दिखा दिया, अगर इसके बाद एक और सीन होता तो एक लाइन दिखा के एक और सीन हो जाता। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है हमारे मिनिएचर आर्ट का, उसको भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल, हाँ, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ठीक। देख लीजिए, आँखों को इन्होंने काफ़ी बोल्ड वे में बनाया है, जो कि कालीघाट पेंटिंग का एक अपना कैरेक्टर है, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। ये है क्रूसिफिक्शन का इन्होंने दृश्य बनाया है, और पूरी तरीके से इंडियन अपने स्टाइल में। मैम वो जो आते हैं ना जगन्नाथ के, जो कालीघाट का वो जो पट आता है ना, जगन्नाथ जी बने होते हैं, वो कालीघाट का मिनिएचर का ही तो एक एग्जांपल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी का एग्जांपल है, और उसमें भी आप देखोगे आँखों का अंकन, चेहरों के शेप का अंकन, बोल्ड ब्लैक लाइंस में उन्होंने उसको ड्रॉ किया है। अच्छा, कभी भी कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जो कि इन्होंने मोटी रेखाओं का इस्तेमाल में कोई वो नहीं, हिचकिचाहट नहीं है, मोटे काले रंगों का इस्तेमाल, लेकिन पूरी तरीके से फ्लोइंग। ये आप फाइन डिटेल्स भी देख सकते हैं, फाइन डिटेल्स के साथ इसको अच्छे से डिपिक्ट किया है। आपको ड्रेसेस में जो भी आकृतियां हैं, उसको मुकुट, ऑर्नामेंट्स, ये सब कुछ उन्होंने पूरी डिटेल में बनाई है। ये एक और चित्र है, फ्लाइट टू इजिप्ट। क्या नाम है? फ्लाइट टू इजिप्ट। ये क्रिश्चियन सब्जेक्ट है। जब
गधे पर ये मेरे ख्याल से गधे का अंकन वो है। गधे पे, और बच्चे को लेके वो जा रहा है। हाँ, और बैठे ये और कुछ- एक मेल उसको पीछे हाँ वो लेके एक जा रहा कहानी थी ना, है। गधे पे वो बाप और बेटा जाते थे, वो कैसे वो तो सुनाता ना एक आदमी। बट इसका नाम है फ्लाइट टू इजिप्ट रखा है, तो मतलब वो फ्लाइट थी या गधे से जाके फ्लाइट पे गधे को फ्लाइट नहीं 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 नहीं, ये जो जीसस क्राइस्ट है उनकी लाइफ से जुड़ी हुई किसी घटना को यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है। वो गए तो थे जब ये अलग स्थान पे चली गई थी ना अपने बच्चे के हाँ लिए। हाँ, ये उसी विषय को उन्होंने दर्शाने का इसमें प्रयास किया है। और ये हमें लगता है काफ़ी बहुत वेल कंजर्व्ड वर्क नहीं है। हाँ, बढ़िया से कंजर्व नहीं किया गया है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, डल हो चुका है। लेकिन कंपोजिशन आप देखिएगा काफ़ी सुंदर है। गधे का अंकन आप देखिए, रंगों की जो वेरिएशंस हैं इसके अंकन में, इसमें जो फिगर है ये पूरी तरीके से इसको फ्लैट नहीं रखा है इन्होंने, वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और ड्राइंग्स आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। बैकग्राउंड फ्लैट है बट जो आकृतियां हैं उसको उन्होंने अलग तरीके से ड्रॉ किया। एक और वर्क है क्राइस्ट के लाइफ पर ही बना हुआ है, जो कि क्राइस्ट विथ क्रॉस। पहला है क्राइस्ट विथ क्रॉस, क्रॉस के साथ जीसस क्राइस्ट। दूसरा है क्राइस्ट एंड अ बॉय, एक छोटे बालक के साथ क्राइस्ट को दिखाया गया है। और तीसरा है क्राइस्ट विथ प्रीचिंग, यानी कि उपदेश देते हुए क्राइस्ट को दिखाया गया है। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे मदर एंड चाइल्ड जो सब्जेक्ट है उनका, रियलिस्टिक अंकन है इसमें मदर एंड चाइल्ड में। इसको इन्होंने काफ़ी कई बार बनाया है। इससे ये समझ सकते हैं कि हम ये उनका कहीं ना कहीं पसंदीदा विषय हो। और मदर एंड चाइल्ड बनाते हुए माँ और बच्चे का जो अलग अलग जेस्चर होता है उसको उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देख सकते हैं एक स्केच वर्क है जिसमें किस तरीके से बच्चा माँ के गोद में होता है और वो कई बार होता है माँ के साथ अलग ही संबंध होते हैं, उसके वो जिद करता है और पूरा अधिकार दिखाता है अपने माँ के गोद में होते हुए। फेस को इन्होंने बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल बनाया है और ये एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं है इस वर्क में। ये और भी इनके मदर एंड चाइल्ड उसी विषय पर बनाए हुए चित्र हैं। अलग अलग पोजेस, गोद में बच्चा हुआ बैठा हुआ बच्चा और एक दूसरी तरफ गोद में बैठा हुआ बच्चा, दोनों के लेने का तरीका अलग है माँ और बच्चे का। अब ये जो उनके ग्रामीण परिवेश के जो भी ग्रामीण लोग हैं उसको दर्शाने का प्रयास करते रहे हैं जामिनी राय अपनी कला के माध्यम से, जिसमें एक ग्रामीण व्यक्ति का ब्लैक स्मिथ, शायद कुम्हार बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, लोहार का एक बनाते हुए लोहार का एक उन्होंने चित्र बनाया है। और यहाँ पर है ड्रमर, मतलब हाँ वादक का एक चित्र बनाया है इन्होंने, काफ़ी लंबे पैर बनाए हैं। अब आप देखेंगे कि उनके जो चित्र हैं उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं डालते हैं, सिंपल फॉर्म्स एंड कम आकृतियाँ, सामान्य सरलीकरण की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा दिखाई देता है। और शुरू के वर्क में जब चित्र होते हैं काफ़ी कई आकृतियों से का इस्तेमाल करके और बनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स इंक्लूड किया है। आप देखेंगे जब भी चित्रकार अपने कला के जीवन के अलग पड़ाव पर जाता है तो आखिर में आके वो सरलीकरण की तरफ उसका झुकाव हो जाता है।
ये पेंसिल ये रेखांकन है, अलग अलग मुखाकृतियों का उन्होंने रेखांकन के थ्रू के माध्यम से अध्ययन किया है। महिला आकृतियां हैं, पुरुषों की आकृतियां हैं। ये भी एक स्केच ही लग रहा है मुझे। ये एक महिला के का चित्र बनाया गया है। आप देखेंगे कई बार इससे पहले के जो चित्र हैं, आँखों का अंकन, जिसमें जैसे अपभ्रंश शैली में हम देखते हैं आँखों का अंकन किया गया और बीच में पुतली के लिए वो पॉइंट बना देते हैं, तो वो एक अलग ही प्रभाव दिखाता है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि इसी तरीके का अंकन है स्केचेस में। और आगे चल के इन्होंने इस चेहरे में ये काम नहीं है। हाँ, यहाँ पर भाव दिखाई दे रहा है। होठ का आकार नाक के उससे भी छोटा रखते हैं। हाँ, क्यूट सा लगता है वो। इनोसेंस, हाँ, ये एक इनोसेंस, इससे अलग तरीके का इनोसेंस दिखाई देता है। हाँ, कॉपी का मोल्ड मास्टर्स में बहुत करवाया गया है। हाँ, यामिनी रॉय के चित्र बहुत सारे हैं ऐसे। हम लोग को पोस्टर कलर से बनाया जाता था। पोस्टर कलर, शिखा मैम थी हम लोग को। लेकिन बहुत यूनिक काम भी जब बनता है कि बहुत ताजमहल पूरी खुशी, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। बस आपकी क्या लाइन होनी चाहिए। मेरे घर में लगे हुए तो मेरे वही वर्क लगे हुए हैं जो कॉपी का मोल्ड मेरे तो रखे हुए हैं। एक बालाजी का बहुत बड़ा सा हमने बनाया था, वो छोटा महीन में, वो फोक में पूरा बना हुआ है। और ये और एक बुक है। 1940 के बाद हमें जामिनी राय के कला में सादगी व रेखा का घुमाव, गति व गोलाई को का बोध कराने में सक्षम दिखाई देती है। मतलब कि जब वो उनके चित्र हैं जिसमें उन्होंने रेखाएं जो उनकी पूरी तरीके से घुमावदार हैं, उसमें गति है और रेखाओं का जो अंकन किया है पूरी गोलाई का उन्होंने आभास कराने में सक्षम है। गोलाई का आभास कराने में सक्षम होने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे कि हम यहाँ पर एक कोई मानवाकृति है, जब वेस्टर्न आर्ट के तहत हम जब स्टडी करते हैं तो डेविड की या फिर कोई बस्ट की या फिर कास्ट की जब स्टडी करते हैं तो हमें उसमें चेहरे का पूरा अंकन करते हैं जब हम, तो लाइट एंड शेड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसे हम सिर्फ और सिर्फ 2 आयामी बनाएंगे, लेकिन हमें भाव और वही गहराई दिखानी है, तो फिर रेखाओं का अंकन इस प्रकार का करते हैं, वो वही आर्टिस्ट कर सकता है जो रेखाओं पे जिसकी मास्टरी हो, सभी नहीं कर सकते हैं। तो ब्रश के माध्यम से वो लाइंस ऐसी ड्रॉ करते हैं कि वही इफ़ेक्ट आपको वो 2D वर्क में भी आता है। और ये हमें जामिनी राय के वर्क में पूरी तरीके से दिखाई देता है। उन्होंने टेक्सचर पे भी काम किया है। चटाई की कैनवस बनाकर चित्रित करना उनकी अपनी एक विशेषता है। मतलब कई बार उन्होंने टेक्सचर जब दिखाना चाह रहे हो या टेक्सचर पे कुछ काम करना हो तो वो चटाई का कैनवस बनाते थे। जैसे कि कपड़े पर अगर मिट्टी और गोबर की घोल को एक पोत दे के और हम कैनवस तैयार करते हैं, वही काम अगर हम चटाई पे करें या जो जूट की बोरियां आती हैं, जूट का जो कपड़ा होता है उस पे करें तो आपको टेक्सचर के साथ में वो चीज़ मिलेगी। उनके चित्रों पर मूर्ति शिल्प का भी प्रभाव दिखाई देता है। वे स्वयं भी मिट्टी के खिलौने बनाते थे और लकड़ी की नक्काशी भी करते थे।
ठीक। क्या हुआ? ठीक। जामिनी राय के मानस पटल पर विष्णुपुर के जोरबांगला मंदिर की टेराकोटा जी, विष्णुपुर के जोरबांगला मंदिर के टेराकोटा तथा दैनहाट की कृष्ण मूर्तियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि हमने जामिनी राय के जितने प्लेट्स देखे अभी तक, उसमें आप देखेंगे रंगों की जो योजना है कहीं भी उष्ण नहीं है। ठीक, ठंडे रंग योजना का प्रयोग किया गया है और सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। जो उनकी मोटी रेखाएं हैं वो वेगपूर्ण है, काफ़ी फोर्सफुल लाइन है और एक लाइन के साथ, मतलब अकेला रंग, रेखाओं के लिए अकेले रंग का इस्तेमाल नहीं है। जब भी ब्लैक के साथ एक सपोर्टिंग कलर कोई और इस्तेमाल किया गया, वाइट के साथ एक सपोर्टिंग या 2 सपोर्टिंग लाइन हमेशा इस्तेमाल की गई है, जिससे रंगों में उनकी रेखाओं में अलग ही प्रभाव दिखाई देता है। और उनके जो चित्रों के संयोजन हैं वो आपको कभी भी डिस्टर्बिंग फीलिंग नहीं देते हैं। जैसे कंपोजिशन जो होता है कई बार चित्रकार का, जो नज़र का फ्लो जो है वो रुकेगा नहीं, आप पूरे चित्र को एक फ्लो में देखेंगे। उसका कारण ये है ना कि जब भी हम आकृतियों का यहाँ अंकन देखेंगे आप, तो सिमेट्री के साथ जब भी कोई भी आकृति सिमेट्रिकल शेप में होती है तो आपको स्थायित्व प्रदान करती है। वो अपने आप में स्थायी होती है और आपको आभास भी कराती है। अगर मान लीजिए सामने यही आकृति है हमारे, एक तरफ एक अलग आकृति हो और दूसरी तरफ दूसरा ही शेप हो, उसमें सिमेट्री ना हो, तो आपको देखते ही पहले समझ में आएगा कि समथिंग इज डिस्टर्ब्ड, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक, तो कई आर्टिस्ट हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, फोर्सफुल लाइन का इस्तेमाल सूजा ने भी किया है। ठीक, बोल्ड लाइंस एंड फोर्सफुल लाइंस, बट उनके वर्क में सिमेट्री नहीं है, सिंप्लिसिटी नहीं है, तो वो आपको हमेशा ही आवेगपूर्ण एक आभास कराते हैं। ठीक, कि कलाकार ने आवेग में आकर चित्रण किया है या बहुत जल्दी में और गुस्से में किया है, इस तरीके का एक आभास आता है। बट यहाँ पर भी आपको फोर्सफुल लाइन मिलेंगी, बट दे आर फ्लोइंग, और साथ में आपको शीतलता प्रदान करती हैं, मानसिक शांति प्रदान करती हैं। ठीक, ये चीज़ हमें इसमें दिखाई देती है। उन्होंने रामायण और महाभारत के दृश्यों को भी चित्रित किया है, जैसे कि भगवान राम के जीवन पर आधारित कई चित्र बनाए उन्होंने, जिसमें से एक चित्र मेरे पास यहाँ पर पंचवटी में स्वर्ण मृग इस टाइटल से एक चित्र है, जिसमें कुटिया में बैठे हुए सीता राम को दिखाया गया है और लक्ष्मण की आकृति बगल में और मृग को भी साथ में अंकित करके दिखाया गया है।
ये देखिए एक माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इस ये वो है मैम पंचवटी में सीता। हाँ, पंचवटी में सीता का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। बगल में हनुमान जी को भी दिखाया गया है। ये भी एक चित्र देखिए जो नृत्य करते हुए और वादकों के चित्र दिखाए गए हैं इसमें। ये है एक और चित्र जिसमें राम, लेकिन धनुष तो नहीं है, दो आकृतियां हैं। माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन ये राम और सीता नहीं हो सकते हैं, कृष्ण बलराम हो सकते हैं, क्योंकि मोर भी है तो वही लग रहा है, एक गोरे एक काला, कृष्ण बलराम लग रहा है। वो है मैम ये सीता माता वाला, वो शिव जी जाते हैं उनसे खीर लेने, वो अच्छा मिलता है लघु कथाओं में। शिव जी खीर लेने जाते हैं, वो अन्नपूर्णा का वहीं से वो आता है। अब ये देखिए सफ़ेद रंग का कितना ही सुंदर प्रयोग है इसमें, जिस तरीके से चावल के घोल से वहाँ पर चावल के आटे के घोल से बनाई जाती है अल्पना, उस फोक आर्ट का यहाँ पर कितना सुंदर प्रयोग किया है आर्टिस्ट ने। जी जी जी, अभी उसी के सारे एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं इन लोगों को। चमकदार है क्या रियलिटी में आज भी ये ऐसे ही है? हाँ भाई जैसे कि ऑयल पेंटिंग में तो रेस्टोरेशन टाइप का होता रहता है, उसमें रीटचिंग होती रहती है। हाँ। क्योंकि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आप बाकी लोगों की देखना टेलीकेटल वगैरह की पेंटिंग देखो, आपको लगेगा कि अभी बनी है। एक मैंने पहले की वो फ्रेशनेस, इतने प्यारे कलर, उसको बनाए हुए कम से कम कुछ नहीं तो 100 साल के लगभग 100 साल हो गया, तो उस हिसाब से तो उसमें क्रैक दिखाई देना चाहिए। क्रैक भी है और साथ में क्रैक तो नजर आ रहा है, लेकिन उसको बार-बार टच करते रहते हैं, रीटच करते रहते हैं, या उसमें रेस्टोरेशन का काम हमेशा चलता रहता है। वही है कि इन्होंने तो नेचुरल कलर्स का यूज किया है और नेचुरल कलर्स ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने टैम्ब्रा भी दी उसकी, टैम्ब्रा को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे वो क्रैक नहीं करने लगेगा फिर एक टाइम के बाद। भाई ऑयल तो क्रैक कर रहा है लेकिन उसमें चिपका है। तो वही मैं जानना चाहता था, यदि किसी ने देखा हो तो ये पता चले कि क्या आपकी प्रश्न। देखिए अब ये हम नहीं चूँकि उसके साथ में सिर्फ टाइटल और आर्टिस्ट का नाम लिखा होता है कि ये विधि कौन से टेम्परा में बना है, क्या उन्होंने इमली और गोंद उसका बबूल के गोंद का इस्तेमाल किया है या फिर अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जामिनी राय ने अंडे की सफ़ेदी का भी इस्तेमाल किया, जो टेम्परा टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल किया, तो उसकी भी क्वालिटी यही होती है, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है और शाइनिंग उसमें बरकरार रहती है। देखने में बहुत टाइम से जाने वाली एक हफ्ते वाली है नहीं, इतना प्यारा प्यारा पैचवर्क वहाँ पे देखोगे ना, नज़दीक जाओगे ये क्या बना है, बस इतनी दूर आ जाओ, ये तो हाइपर रियलिस्टिक कोई फील करते हैं इतना। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, मतलब सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लिया है, जिसपे नाव पे बैठे हुए 3 आदमियों की आकृतियाँ हैं और 3 में मछलियाँ बनाई गई हैं। सो इंटरेस्टिंग। एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं। हाँ, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि साथ में चल रही हैं इनके। 3 आकृतियों का प्रयोग अधिकतर चित्रों में मिलता है। हाँ, ये चीज़ भी नोटिस करने वाली बात है कि 3 आकृतियों का प्रयोग उन्होंने जब भी सिर्फ और सिर्फ आकृति पे काम किया, तो 3 महिलाएं, 3 पुरुष आकृतियाँ, 3 वादक, केंद्रीकरण हो पाता है शायद चित्र में, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, ये तो वही है ना, ये हम लोगों ने, ये मेरे घर लगे हुए हैं। क्या सब्जेक्ट है इसका? शिव, दुर्गा और गणेश। शिव जी नीचे खड़े, दुर्गा नहीं, टाइटल इसमें दिया है ना शिव दुर्गा, तो शिव जी तो कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये पीले रंग का इस्तेमाल,
पीले रंग का जो इस्तेमाल किया गया है इसमें बहुत ही सुंदर है। प्यारे लगते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है हल्दी का इस्तेमाल किया होगा उन्होंने रामरज के साथ में, है ना? क्योंकि जो वेरिएशन लाइन है रामरज का तो ऑकर टच आता है, हल्दी का बिल्कुल प्योर गैमोस। अब अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करके हम भी देखेंगे टेम्परा के लिए। अंडे की जर्दी नहीं, अंडे का वाइट। हाँ, अंडे की जर्दी उसी को कहते हैं। उसको जर्दी कहते हैं। सफेद वाला कि ये जो लाल अरे वो जर्दी बोलते हैं, पीली वाली को जर्दी बोलते हैं। भाई वो पीला तब होता है जब उससे आप वो जो पीला पार्ट होता है उसको यूज़ नहीं करना, जो लिक्विड ट्रांसपेरेंट सा निकलता है अंडे में उसे इस्तेमाल करना है। वाइट वो पीला टाइप का होता है। जब आप अंडा ताज़ा अंडा फोड़ते हो, आपने क्रैक किया, उसमें आपको लिक्विड भी मिलेगा। हाँ, और पीला हिस्सा, पीले हिस्से को आप अलग कर लेंगे, सिर्फ उसके ट्रांसपेरेंट लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। पीले हिस्से तो बालों में लगा। हाँ, बाल में शाइन बहुत होती है ना, कहीं गिर जाए लग जाए तो कितना शाइन करता है। अब सफेद वाला सूखने के बाद वो हार्ड हो जाता है। अच्छा, मुझे इनके सारे वर्क को देखने से ये लगता है कि जो जगन्नाथ जी की हमें मूर्तियाँ फोटोज़ मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं उनकी, तो वो जिस तरीके का एक शेप है उसमें, वो चेहरों के अंकन में वो चीज़ दिखाई नहीं देती आप लोग को, मुझे तो लगती है। वो काली घाट पेंटिंग ही तो है मैम, कलकत्ता की, वो पश्चिम बंगाल जगन्नाथ मंदिर से वो चले हैं। वो उड़ीसा के पटचित्र हैं। अरे है तो उड़ीसा के, लेकिन वो हाँ पटचित्र उड़ीसा के। पटचित्र जितने भी पटचित्र है उनमें थोड़ा थोड़ा ये मिलती है विशेषताएं, है ना, आंखों वाली परली आंखें। जगन्नाथ जी की आंखें हाँ, बिल्कुल और काली घाट मंदिर से काली माता की पटचित्र मिलते हैं, वो जो ऐसे आंखें फैली वाली। ये वो कितना सुंदर है। इसमें भी माँ बेटे वाला ही एक है, माँ और पार्वती और गणेश है। एक वो लगता है ना, जुड़ाव सा महसूस होता है पेंटिंग से, है ना। आप भी अपने बचपन के मेमोरी में चले जाते हैं। हाँ, वही चीज। ये भी एक चित्र आप देखिए, बनाती थी करवा में, वो भाई दूज में, हलछठ वगैरह सब में ऐसे ही चित्र बनाते थे पहले। अब ये इसमें घोड़े का अंकन है पूरी तरीके से, ये लकड़ी का जो खिलौना होता है घोड़े का, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लेकिन अभी भी जो लोग मांगते हैं वो बनाते हैं। प्याली में तो इसको चिपका देते थे मिट्टी से, उसको बहुत प्यारा लगता था। हमने बहुत बचपन में बनाया, चूड़ी रख के चेहरा बना दिया गोल, धागे से बॉर्डर बना दिया। हम तो नौ दिन जल्दी बनाते हैं। तो होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ कालीघाट पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। सांझी नहीं बनती है। सांझी तो मथुरा की है ना, पेपर कटिंग टेक्निक। नहीं, सांझी तो पेपर से बनती है। सांझी कैसे बनती है? सांझी वो कपड़े में बनती है, जैसे कपड़े में ये ऐसा होता है, प्लेट है ना, जैसे प्लेट बनाने पे प्लेट पे बनाते हैं, उस पर हल्का सा ऑयल लगाते हैं, गोले करके। तो ऐसा है कि शाम को बनती है इसलिए इसका नाम सांझी है? नहीं ऐसा नहीं। अरे यार सर ने तो लिखा है कि शाम को बनती है इसलिए सांझी, सही बात। तो दिन में ही बना लो, कभी भी बना लो। तो क्या है कि जैसे उसमें स्टेंसिल बना के उसमें कलर रख के फिर उसको ऊपर खींच ले जाता है, फिर हल्का आराम से पानी डाला जाता है, तो जो कलर है ना कलर, उसके बाद वो ऊपर इस तरीके से कलर के ऊपर पानी आ जाता है, लेकिन वो कलर फैलता नहीं है क्योंकि ऑयल की वजह से। देखिए, सांझी कला के लिए कई अर्थ निकाले जाते हैं। कुछ लोग उसका अर्थ निकालते हैं कि शाम को बनाई जाती है इसलिए सांझी, पहली चीज़। और साझा होके काम करते हैं, कई लोग मिलके जब बनाते हैं तो भी एक उसका अर्थ निकाला जाता है कि सांझी। आप कह नहीं सकते ना कौन सी सही मीनिंग है। देखिए मैंने इन्होंने ये वेरी के इन्होंने मना कर दिया कि शाम को नहीं बनती, तो सांझी वाला कर दिया। देखिए आप वाला सही लग रहा है कि मिलके बनाना सांझी। वो सुबह के टाइम बनाए थे, वो साँझ जल्दी थोड़ी है, शाम को बना, जब मन करे जब बना लो सांझी, ऐसा थोड़ी है। सांझ से सांझी का मतलब यही है शाम को। देखिए, अर्थ अगर हम किसी चीज़ का नामकरण देते हैं या नामकरण लिया जाता है तो शुरुआत उस परंपरा की कब हुई और कैसे हुई इस पर डिपेंड करता है। मैंने जो इसके बारे में पढ़ा है ये है कि इसमें जो संध्या पूजन का चलन है अपने पूरे भारत में, तो वो सांझ के समय, सांझ को या शाम को माता के तौर पर पूजते थे और शाम को उसकी पूजा करते थे और बनाने। हम लोग कहते हैं ना कि संझत दिखा दो,
तो शाम को दिया जरूर दिखाई जाती है। सांची माता का नाम हाँ, और हो सकता है पुराने समय में ऐसा इसका होता हो, अब रूप बदल गया है। तो मैंने पढ़ा था कि ये बनाई जाती है, देहरी पे लोग रखते हैं बना के, और शाम के समय दिया जलाते हैं, उनकी सांझ को पूजा करते हैं। और फिर उसको देखिए इस परंपरा की जो शुरुआत है, हाँ, शुरुआत या इसको पौराणिक कथा से जोड़ते हैं जब, तो ये कहते हैं कि राधा जी इस तरीके की कलाकृति बनाती थी शाम के टाइम जब कृष्ण का आगमन होता था, तो वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस तरीके का की आकृतियाँ और कलाकृतियाँ बनाती थी। और ये सांची रंगों से भी बन सकती है, फूलों से भी बन सकती है, ज़मीन पर भी बन सकती है, और पानी पर भी बन सकती है, दीवार पर भी बन सकती है, गोबर का इस्तेमाल करके भी बन सकती है। लेकिन कुल मिला के ये एक जो वहाँ के लोगों की कृष्ण के प्रति भक्ति है उससे संबंधित है कि आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं आप उसके माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर साज सज्जा करते हैं। और ये मंदिर की कला है, मंदिर की कला लोक कला से जुड़ी हुई है वहाँ के, और ये लोक कला भी मंदिर से, हाँ लोक कला है जो आज भी वहाँ पर कोई एक मंदिर है राधा कृष्ण का, कोई वहाँ पर ज्यादा वृंदावन में बनाई जाती है। हाँ, ये वृंदावन की कला जाहिर सी बात है, वो बनाते हैं। हाँ, और वही मतलब सांची को ज्यादा प्रयोग करते हैं। हमने भी 1-2 बार गए थे वहाँ पे में, देखा भी था, अच्छा बनाते हैं। तो हमने बोला था यार 2 ही इस कला के अब बस 2 कलाकार अभी जीवित हैं जो पारंपरिक तरीके से बनाना जानते हैं या बनाते हैं। इसके बाद इसके भी सांझी के भी 2 फॉर्म हमें दिखाई देते हैं, एक जो अर्थ कलर या जो भी हमारे पास फूलों के रंग या जो भी हैं उसका इस्तेमाल करके ये वृंदावन में बनती है, और मथुरा में जो बनती है वो प्रोफेशनल वो में पेपर कटिंग का आर्ट है। ये बनाई तो बता रहा हूँ, हमने तो ऐसे बनाई थी जैसे थाल था, उसमें गोले का तेल लगा के लगा दिया, एक स्टेंसिल लिया, स्टेंसिल को आराम से रख दिया, ऊपर से रंगोली वो ये होली वाले कलर डाल दो, कुछ भी डाल दो तो डाल दो, वो कलर उसमें गोले के तेल पे समा गए। आराम से साइड पानी में फेंकना नहीं है, आराम से धीरे धीरे पानी को उतारना है, जो पानी ऊपर आया था कलर वही आराम से रहते हैं फैलते, मतलब रंग नीचे रह जाते हैं, पानी ऊपर रहता है। मतलब नहीं, पानी डालने के बाद उस पर आराम से पानी डाल दीजिए, उसके ऊपर स्टेंसिल अलग से रख के फिर कलर को लगा के फिर हटा दीजिए। 2-3 तरीके से बनाई जाती है वहाँ पे, एक पानी के नीचे भी होती है, एक पानी के ऊपर भी होती है। हाँ, 2 तरीके से बनाते हैं। ये ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है, सांझी का। और जो कटिंग वर्क है वो उसका उसी को प्रोफेशनल वे में ट्रांसफर कर देना। जैसे कि कहीं ना कहीं आपने इसमें भी स्टेंसिल का इस्तेमाल किया, तो ये कहा जाता है कि स्टेंसिल वर्क या पेपर कट वर्क है। का ही प्रयोग होता है इसमें, ना स्टेंसिल के बनेगी नहीं है। अच्छा, वो बनेगी तो फिर वैसे बना दीजिए आप, क्या बोलते हैं ये वर्ली टाइप में कुछ, पहले स्टेंसिल से ही बनती है। अच्छा, पानी डाल के फिर उसके ऊपर कलर फैला के फिर उसके ऊपर स्टेंसिल रख के आराम से कलर को कई तरीके से बना जाते हैं। वहाँ पे जो हुआ था ना कुंभ का एक जो कैंप हुआ था, हाँ, सांझी कुंभ, नहीं वृंदावन कुंभ, हाँ, वहाँ पे हमने जो वर्कशॉप की थी मूर्ति कला में पार्टिसिपेट किया था मैंने, मूर्ति कला में, तो वहाँ पे भी मतलब सांझी मतलब बनाई गई थी, मतलब स्टार्टिंग वहाँ है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, ब्रिज वृंदावन शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं। वृंदावन शोध संस्थान में तो था ही, प्लस यहाँ पे कैंप अलग लगा हुआ था। अच्छा, किनारे पे बनाया हुआ था कुंभ का, वो उस तरह से कुछ था। अच्छा, तो वहाँ पे कैंप था जब ये सांझी का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिला था। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। तो अब आप लोग जामिनी राय जो एक भारत के प्रमुख आधुनिक कलाकारों में और से जुड़े लोक कलाकारों में आप उनका नाम ले सकते हैं, उनके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग गगनेंद्र नाथ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को जामिनी राय की कला में ऐसी क्या विशेषता दिखाई देती है? लोक कला के तौर पे तो बहुत सारे कलाकारों ने काम किया, कई कलाकार हैं जो लोक कलाकार के तौर पे काम किए, तो व्हाई ओनली दिस आर्टिस्ट? इनकी कला में रेखाओं का ज़्यादातर जो प्रयोग देखने को मिला है तो वो सराहनीय है, अच्छा कार्य है। मतलब
क्यों, अभी हमारे सामने एक ये कालीघाट किसी आर्टिस्ट का ही कालीघाट पेंटिंग का एग्जाम्पल है। ये भी उन्हीं का ही लग रहा है। ये भी उन्हीं का ही लग रहा है। कालीघाट से इंस्पिरेशन लिया था उन्होंने, हाँ, लेकिन ये उनका नहीं है, ये कालीघाट पेंटिंग है। हाँ, किसी और ने कॉपी करके उसी स्टाइल में बनाया, लेकिन ये स्टाइल उन्हीं का है, लगता तो उन्हीं का ही है। कालीघाट में जो वुडकट्स वगैरह, हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये उन्हीं का वर्क है। मैम एक तो इनके में जो वो दिखाता है ना लयात्मकता, और वो लाइन से फिर भी कभी कभी भाव जैसा वो जो टोन लगाते हैं हाँ, ना, ये एक आम कलाकार एक और विशेषता इनके एक में है। विशेष रूप से जो कलाकार है, जो सब लाइन बनाते हैं, हाँ। मतलब एक लाइन के बाद एक काउंटर लाइन जो बनाई है उन्होंने, उससे एक फिनिशिंग और वो जो शेडेड लुक आता है वो मुझे लगता है और किसी फोक आर्ट में नहीं देखने किसी को फोक आर्ट में देखने को नहीं मिलता है। और रंगों का चयन, हाँ। ये मुझे काफ़ी विशेष लगता है कि इन्हें अन्य कलाकारों से बिल्कुल अलग करता है, जिसमें आपको कहीं भी आंखों में चुभने वाला कोई रंग नहीं होगा, कोई भी उग्र रंग नहीं है, शीतलता प्रदान करते हुए सारे रंग हैं। छाया प्रकाश का यूज़ करने से उन्होंने टोन्स का यूज़ नहीं किया, बस लाइंस से ही लाइंस आज लाइब्रेरी की विजिट करके आए। लास्ट की 4 डेज ये तो प्रिंट आउट है, इसको तुरंत वो नंबर डाल दिया किधर जाएगा। ये है एक बंगाल के आम जन जीवन से जुड़ा हुआ जो कालीघाट पेंटिंग का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसमें शर्ट भी देखने को मिल रहा है। हाँ, शेड का इस्तेमाल किया हुआ, जैसे कंपनी के कलाकार कुछ हल्के शेड इस्तेमाल करते थे, उस तरीके से इसमें भी देखने को मिलता है। बहुत अच्छा शेड आया है, छाया प्रकाश का बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देवी देवताओं पर बनाए हुए चित्र हैं। तो उन्होंने फेस के ड्राइंग में काफ़ी हद तक वहाँ की जो लकड़ी के खिलौने और कालीघाट पेंटिंग दोनों को उन्होंने मर्ज किया है। मुझे ये लगता है कि जो लकड़ी के खिलौनों के जिस तरीके के फॉर्म्स होते हैं उस फॉर्म को उन्होंने लिया है और फेस की ड्राइंग को लिया है, और यहाँ पर कालीघाट में जिस तरीके से ब्लैक के बोल्ड लाइंस इस्तेमाल की गई है, ब्लैक कलर की बोल्ड और मोटी रेखाएं, उसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने चित्रों में दिखाया है। ये तो जामिनी राय के ही कला शैली पर आधारित है। आप देखिए यहाँ पर इसमें भी छोटे होंठ का प्रयोग किया गया है। होंठ की ड्राइंग काफ़ी छोटी है। होंठ मुस्कुराते हुए लगते हैं जामिनी राय जी के। जी बिल्कुल, ये काली की फोटो है। ये किसी महिला का चित्र है। मुगल जैसा वो बनाया है, पोस्चर मुगल कला जैसा। ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है, कालीघाट पेंटिंग की, किताबों में छपी मिलेगी हमें। कहाँ चली गई? A brief history of Kalighat painting in Kolkata, India. झाड़ू वाली चली। हो गया?